नमस्ते। कभी सोचा है कि जब महान गुप्त साम्राज्य बिखर गया तो उसके बाद भारत का क्या हुआ? उस दौर की अराजकता और उथल-पुथल से एक ऐसा नायक उभरा जिसने बिखरे हुए भारत को फिर से एक धागे में पिरोने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन की। तो चलिए आज इस महान सम्राट की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि जब गुप्त साम्राज्य जैसा एक विशाल स्तंभ गिरा तो आखिर हुआ क्या। जरा सोचिए, एक ऐसा उत्तर भारत जहां कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं है, हर तरफ छोटे छोटे राज्य हैं जो अपनी अपनी सीमाओं और ताकत के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये एक राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर था और हमारी कहानी की शुरुआत इसी उथल-पुथल भरे माहौल में होती है। और देखिए, इसी संकट की आग से हर्षवर्धन के साम्राज्य का जन्म हुआ। ये किसी राजकुमार के आसान राज्याभिषेक की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये त्रासदियों और चुनौतियों से भरे एक ऐसे मुश्किल रास्ते की कहानी है जिसने एक नौजवान लड़के को सम्राट बनने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे उथल-पुथल के बीच आज के हरियाणा के थानेसर में एक शक्ति धीरे धीरे उभर रही थी। ये थे पुष्यभूति राजवंश, जिन्हें वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्षवर्धन का परिवार था। उस समय तो ये कई संघर्ष करने वाले राजवंशों में से एक थे, लेकिन बहुत जल्द इनकी और पूरे उत्तर भारत की किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। साल 606 ईस्वी। ये साल हर्षवर्धन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, एक ही साल में 3 बड़ी घटनाएं हुई। सबसे पहले उनके बड़े भाई और उस समय के राजा राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई। फिर महज 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को राजगद्दी की भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। और आखिर में उन्होंने सिर्फ अपने भाई की मौत का बदला लेने की ही नहीं, बल्कि बिखरे हुए भारत को फिर से एक करने की शपथ ली। सोचिए, एक टीनेजर के कंधों पर कितनी बड़ी प्रतिज्ञा थी ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस नौजवान राजकुमार ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, एक नए साम्राज्य को एक नई राजधानी की भी जरूरत होती है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से उत्तर प्रदेश के कन्नौज शिफ्ट कर दी। अब ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक चाल थी। कन्नौज की जो सेंट्रल लोकेशन थी, उसने हर्षवर्धन को अपने विशाल साम्राज्य पर बेहतर कंट्रोल रखने में मदद की और देखते ही देखते कन्नौज उत्तर भारत का नया राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हर्षवर्धन ने एक के बाद एक कई सैन्य अभियान शुरू किए। अगले कई सालों में उनकी सेना ने लगभग पूरे उत्तर भारत में जीत का परचम लहराया, जिसमें पंजाब से लेकर बंगाल के कुछ हिस्से और मध्य भारत तक शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने भाई के हत्यारे बंगाल के राजा शशांक को भी हराया और उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित। उत्तर में इतनी बड़ी सफलता के बाद हर्षवर्धन ने दक्षिण की तरफ अपना रुख किया, लेकिन यहाँ उनकी महत्वाकांक्षाओं को एक चट्टान जैसी बाधा का सामना करना पड़ा। नर्मदा नदी के तट पर उनका सामना हुआ दक्षिण के शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से। इस जबरदस्त युद्ध में हर्षवर्धन का विजय रथ रुक गया और नर्मदा नदी ही उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। तो सवाल उठता है कि हर्षवर्धन ने इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे? उन्होंने गुप्त साम्राज्य से प्रेरित होकर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पूरे साम्राज्य को भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा गया था। इन भुक्तियों को आगे विषय यानी जिलों में बांटा गया और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम यानी गांव। इस स्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया कि शासन की पहुंच साम्राज्य के हर कोने तक हो। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए कई अधिकारी जिम्मेदार थे, जैसे कुमारामात्य जो प्रांतीय गवर्नर होते थे और महाबलाधिकृत जो सेना के प्रमुख थे। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कानून काफी सख्त थे। चोरी और हत्या जैसे बड़े अपराधों के लिए गंभीर सजा का प्रावधान था, ताकि पूरे साम्राज्य में शांति बनी रहे। हर्षवर्धन का शासनकाल सिर्फ युद्धों और जीतों के बारे में ही नहीं था, ये ज्ञान, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का भी एक सुनहरा दौर था। अच्छा, हम इस युग के बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री ह्वेन सांग को।
उन्होंने हर्षवर्धन के साम्राज्य में कई साल बिताए और जो कुछ भी देखा उसे बहुत विस्तार से लिखा, जो आज हमारे लिए इतिहास का एक अनमोल खजाना है। अपनी मशहूर किताब सी यू की में हेनसांग हर्षवर्धन के साम्राज्य की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। वो लिखते हैं, प्रशासन कुशल था और लोग संतुष्ट थे, टैक्स बहुत हल्के थे और राजा की प्रजा से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जाता था। ये उस दौर के एक ऐसे राज्य की झलक है जहां शांति और समृद्धि थी। हर्षवर्धन की अपनी धार्मिक यात्रा भी काफी दिलचस्प थी। शुरुआत में वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में वो महायान बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बन गए। लेकिन इसके बावजूद उनकी सबसे बड़ी खासियत थी सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहनशीलता की नीति, जो उनके शासन की एक पहचान बनी। उनकी इस धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण था प्रयाग, यानी आज के प्रयागराज में होने वाली महामोक्ष परिषद। हर 5 साल में हर्षवर्धन एक विशाल सभा का आयोजन करते थे, जहां सभी धर्मों के विद्वानों को बहस और चर्चा के लिए बुलाया जाता था। और इस मौके पर वो अपनी जमा की हुई सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर देते थे। हर्षवर्धन ज्ञान के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके ही शासनकाल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय अपने शिखर पर पहुंच गया। उन्होंने विश्वविद्यालय को खूब दान दिया, जिससे ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित केंद्र बन गया, जो दुनिया भर से विद्वानों और छात्रों को अपनी ओर खींचता था। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हम हर्ष की व्यक्तिगत उपलब्धियों और उनके महान साम्राज्य के अंत को देखेंगे। एक महान योद्धा और प्रशासक होने के साथ साथ हर्षवर्धन एक बहुत प्रतिभाशाली लेखक भी थे। जी हाँ, उन्होंने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, जो आज भी पढ़े और सराहे जाते हैं। ये बात कला और संस्कृति के प्रति उनके गहरे लगाव को दिखाती है। 41 सालों के शानदार शासन के बाद साल 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही प्राचीन भारत के एक गौरवशाली युग का अंत हो गया। विडंबना देखिए, हर्षवर्धन की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। उनका विशाल साम्राज्य पूरी तरह से उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व पर टिका था। दुर्भाग्य से उनका कोई काबिल उत्तराधिकारी नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद वो एकता जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उत्तर भारत एक बार फिर से राजनीतिक बिखराव के दौर में चला गया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई साम्राज्य सच में तब तक स्थिर रह सकता है जब तक उसका भाग्य सिर्फ एक ही व्यक्ति की काबिलियत से जुड़ा हो? हर्षवर्धन की कहानी हमें याद दिलाती है कि महान नेता इतिहास तो बना सकते हैं, लेकिन उस विरासत को जिंदा रखने के लिए स्थायी संस्थानों की जरूरत पड़ती है। उनकी कहानी शक्ति, नेतृत्व और एक स्थायी विरासत बनाने की चुनौती का एक बहुत बड़ा सबक है।